अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, साल 2024 का आगाज़ जिस तरह गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ से हुआ, वैसे ही इख्तिताम भी गिरफ्तारियों और सियासी अदम इस्तेहकाम पर हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि साल के इख्तिताम पर हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद केसेस का सामना और सजाएं मिलने का अमल भी जारी है। 2024 पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम साल के तौर पर याद रखा जाएगा। इस साल न सिर्फ पाकिस्तान को शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा, बल्कि मुआशी और खारजा महाज पर भी पाकिस्तान के सामने नए और सख्त तरीन चैलेंजेस खड़े रहे। मुल्क में होने वाले 8 फरवरी के आम इंतखाबात इस साल की बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित हुए। इंतखाबात से कबल गिरफ्तारियां उरूज पर थीं, जिस बिना पर यह साल जेलों, सजाओं और पकड़ धकड़ का साल रहा और इसकी सबसे बड़ी विक्टिम पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ रही। गुज़श्ता साल गिरफ्तार होने वाले साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत शाह महमूद कुरैशी को 30 जनवरी को साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और 31 जनवरी को तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सज़ा और 3 फरवरी को गैर शरई निकाह के मुकदमे में 7 साल की सज़ा सुनाई गई। यूँ मजमूई तौर पर 31 साल सज़ा मिलने की बदौलत नाअहल होकर साबिक वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ने की दौड़ से बाहर हो गए, जबकि 31 जनवरी को बुशरा बीबी ने गिरफ्तारी दे दी। इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छिन चुका था। उनकी क़यादत जेलों में थी या फिर रूपोश, मगर उसके बावजूद 8 फरवरी को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान भारी अक्सरियत से कामयाब हुए और पार्लियामान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन गए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की छतरी लेकर पार्लियामान में बैठना पड़ा और उनके मुकाबले में कम तादाद रखने वाली सियासी जमातों, जिनमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाया थी, ने मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बना ली। रवा साल के तीसरे महीने यानी मार्च में शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी ने सदर पाकिस्तान का हल्फ उठाया। अप्रैल के महीने में सेनेट के इंतखाबात हुए, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट, इसहाक डार लीडर ऑफ द हाउस और शिबली फराज लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में आने के बाद पहला झटका मखसूस सीट्स ना मिलने का लगा, जिससे हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हो गई। ताहम 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाते हुए PTI को कौमी और सूबाई असम्बलीज़ में ख़वातीन और गैर मुस्लिम सीट्स के लिए अहल करार दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर 6 माह गुजरने के बावजूद आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। जून 2024 के पहले हफ्ते में साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया गया, मगर जून के आखिरी हफ्ते में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को गैर शरई निकाह केस में सज़ा सुना दी गई। जुलाई में ट्रायल कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुतादिद मुकदमात में बरी कर दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला मज़ीद नए मुकदमात के तहत जारी रहा। 12 अगस्त को साबिक DG ISI फैज़ हमीद को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमात की समाअत का आगाज़ हुआ। 10 दिसंबर को फैज़ हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात के तहत बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद की गई। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस में पिछले साल की अक्सरियती राय के फैसले के बरक्स हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। इस फैसले ने नैब के दायरा इख्तियार को महदूद कर दिया, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धचका लगा, क्योंकि 2022 में PDM दौरे हुकूमत में होने वाली नैब तरमीम के खिलाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपील दायर कर रखी थी। 2024 के अहम मामलात में अक्टूबर का महीना भी खासा अहमियत रखता है। अक्टूबर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान सियासी मुलाकातों के नतीजे में 20 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई। मज़कूरा 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट को 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब का इख्तियार देती है और चीफ जस्टिस के सुमोटो का इख्तियार महदूद करती है। ये तरमीम पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के लिए एक अहम तब्दीली की अलामत है और इसी तब्दीली के बायस मोस्ट सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद कर दिया गया।
नवंबर के महीने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रिहाई के लिए इस्लामाबाद एहतजाज की कोशिश की, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों की हलाकत हुई। जबकि दिसंबर के महीने में मिलिट्री कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 9 मई हमला केस में 85 मुजरिमान को 2 साल, 6 साल और 10 साल की मुख्तलिफ सजाएं सुनाई, जिसके बाद हुकूमती वुज़रा ने बयान दिया कि इन मुजरिमान को सजाएं मिलने के बाद मास्टर माइंड को सज़ा मिलना ज़रूरी है। मगर मास्टर माइंड को सज़ा मिलने से कबल हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का चैप्टर ओपन हो गया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि हुकूमती हलकों से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौजूदा सेटअप को कबूल कर लेते हैं तो उन्हें बनी गाला में नज़रबंद करने के ऑप्शन पर सोचा जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये बयान देते नजर आते हैं कि वो डील करके बाहर आने की बजाय जेल में रहने को तरजीह देंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि 2024 का सियासी अदम इस्तेहकाम 2025 में भी कायम रहेगा या फिर 2025 का सूरज सियासी इस्तेहकाम की नवीद लेकर तुलू होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हम खैर बात कहने लगे हैं, आज आखिरी दिन है 2024 का, 2025 में दाखिल होने वाले हैं। सियासी तौर पर आपको ये साल किस तरीके का लगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो आने वाला साल है वो थोड़ा कदरे मुस्तहकम होगा सियासी लिहाज से? जी शुक्रिया फरवा। देखिए, हमारी बदकिस्मती है कि हर नया साल उम्मीदें लेकर आता है और मायूसी लेकर जाता है, बल्कि मायूसी छोड़ कर जाता है। ऐसा ही 2024 में हुआ। 2024 की शुरुआत हुई थी जब सारे लोगों को उम्मीद थी कि एक आज़ाद और गैर जानिबदार इलेक्शन होंगे और शायद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। लेकिन हमने देखा कि 8 फरवरी के बाद की जो सूरत हाल बनी और 8 फरवरी के इलेक्शंस जिस अंदाज में हुए, उन सारी चीज़ों ने चीज़ें बिल्कुल बदल कर रख दी। और फिर वो अगले जो 10 महीने हैं या पिछले 10 महीने अगर हम देखें तो उसमें सियासी न सिर्फ अदम इस्तेहकाम बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें, लेकिन सियासी इंतशार में भी इजाफा होता है और जो इख्तलाफात शुरू में रहे वो आखिर तक रहे। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद ये बन चली है जो कि बहुत से लोगों को अभी भी शुकूक व शुबात हैं कि मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ बिलाखिर तहरीक इंसाफ और हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के दरमियान। उसका दूसरा राउंड अब अगले 2-3 दिन बाद होने जा रहा है, 2 जनवरी को। रुकावटें बहुत हैं, कशीदगी बहुत है, जो है एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, बदएतमादी बहुत है। लेकिन क्रॉस द टेबल बैठना जो है ना वो बहुत से मसाइल को हल कर देता है। तो अगर ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा, बीच में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई, तो यकीनन किसी न किसी तरफ शायद हल की तरफ हम जा पाएँ। लेकिन सबसे पहले देखना ये है कि किस हद तक ये मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा होता है, किस तरह रुकावट डाली जाती है, या फिर ये कि ये उम्मीद अगर सियासी जमातों में ये रियलाइजेशन आई कि मसले का हल मुज़ाकरात के ज़रिए है, फिर हल को माने खेज़ बनाना भी उन्हीं की ज़िम्मेदारी है। तो एक चैलेंज होगा। 2025 से 2024 की शुरुआत भी अच्छी थी, 2025 की शुरुआत भी अच्छी है कि 2 जनवरी को मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन 2024 का इख्तिताम कहूँगा कि अख्तितामी उसमें माँ से बायस के मुज़ाकरात शुरू हुए, ये अच्छी बात थी। अदरवाइज़ हमने देखा कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, ज़ाती हमले, ज़ातियात पे हमले, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें, ये सारी चीज़ें हमने देखी, जिसका नतीजा बहरहाल सियासी अदम इस्तेहकाम ही नज़र आता है। तो अब देखना ये कि क्या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होंगे कि जिससे मुज़ाकरात आगे बढ़ें और ख़ुद तहरीक इंसाफ अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ले ले, जो कि मैं समझता हूँ ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप एहतजाज की कॉल किसी वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात को माने खेज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक वापस ली जाए। तो दोनों तरफ के रवैये डिटरमिन करेंगे कि दोनों बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बस वक्त का ज़िया है और मामलात और ख़राब हो जाएंगे।
अच्छा, दोनों ने मज़हर अब्बास साहब अपना प्लान बी जो है वो तो रखा हुआ है। वो इस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसे आपने मेंशन किया कि सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं ली, और हुकूमत ने बड़ी नपी तुली कैलकुलेशन के साथ जो है वो देखें कि 4 जनवरी को एक समात है, फिर 2 को एक समात है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2, और फिर अलकादर ट्रस्ट की। तो कैलकुलेशंस तो ऑलरेडी उन्होंने कर रखी हैं दोनों फ़रीक़ैन ने। आप समझते हैं कि एक जो प्रेशर 2024 के इख्तिताम में आया, 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा देने के ऊपर EU से, अमेरिका से या बरतानिया से, ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 2025 में? देखिए, 9 मई के हवाले से अब तक तो कोई लचक नहीं नज़र आती, और लगता भी नहीं कि कोई लचक आएगी। देखना ये कि लचक ना आना एक चीज़ है, लेकिन बात के सद तक आगे जाती है, और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान का पर मुकदमा चलता है 9 मई का या नहीं चलता, और अगर चलता है तो सिविलियन अदालतों में चलता है या फ़ौजी अदालतों में। फ़ौजी अदालत में अगर मुकदमा चला तो उसको वो पजीराई बैनुल-अक़वामी सज़ा पे हासिल नहीं होगी, बल्कि शायद काफ़ी जो है इसकी कंडेमनेशन आए। तो मुझे इसके चीज़ के कम इम्कानात लगते हैं कि फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। लेकिन अगर फ़ौजी अदालत में चलता है और इमरान खान को सज़ा हो जाती है, जनरल फैज़ को सज़ा हो जाती है, और ये बात सामने आती है कि दोनों ने मिलकर ये सारी 9 मई की मुबैना साजिश की थी, तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा आगे ख़राब भी हो सकते हैं, और चीज़ें जो है ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की तरफ जा सकती हैं। तो अब ये सारा मुज़ाकरात के हतमी नतीजे पर है, लेकिन बज़ाहिर 9 मई के मामले में कोई लचक नहीं नज़र आती, बल्कि कोई डील की नज़र नहीं आती आपको मज़हर अब्बास साहब? क्योंकि वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट की भी बात हो रही है। इमरान खान साहब 2 मरतबा कह चुके अपनी बहन के थ्रू कि मुझे डील ऑफ़र की गई है, लेकिन डील के थ्रू बाहर नहीं आऊँगा। देखिए, असल चीज़ ये कि जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ को ऊपर ये एक तरीके से चार्जशीट की है कि सियासी दहशतगर्दी हुई है, बल्कि वो तो 2014 से अब तक की सारी सूरत हाल बता रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो तहरीक इंसाफ के हवाले से बयानिया है, उसमें कहीं हमें नरमी या लचक नज़र नहीं आती। तो अब ऐसी सूरत में चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, और अगर ये इसी तरह आगे बढ़ती रहीं तो क्या तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी, ये अभी देखना है। अगले मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने में बहुत चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल 2025 में क्या होगा। वन लाइनर मज़हर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, समराइज़ कीजिएगा, का टाइम कम है। 2024 सियासी लिहाज से बदतरीन रहा, बेहतर रहा, या बहुत अच्छा रहा? नहीं, बदतरीन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 8 फरवरी का इलेक्शन मान लिया जाता तो सूरत हाल में उतनी ख़राबी नहीं आती जितनी ख़राबी अब आ गई है। अब क्या हम 2024 से जिस तरह 2018 के अगर नताइज को जो है वो इस तरीके से नहीं मैनेज किया जाता, इंजीनियर किया जाता, तो शायद आज ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नज़र आता। तो ये फ़ैसला करना होगा कि इंतखाबात आखिर हम कब गैर जानिबदार तरीके से करवाएंगे, कब हम इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाएंगे, और कब गैर सियासी क़ुव्वतों की सियासत में मुदाखलत ख़त्म होगी। वही चीज़ें सियासी इस्तेहकाम ला सकती हैं, वरना 2025 भी 2024 की तरह सियासी अदम इस्तेहकाम का ही शिकार रहेगा। वो 19-20 होता है, 24-25 का फ़र्क नहीं होना चाहिए, एक मेजर फ़र्क जो है ना चाहिए। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आप एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 2024 का साल मईशत के लिहाज से कैसा रहा, इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह सियासी और सिक्योरिटी मैदान में हमारे लिए चैलेंजेस रहे, साल 2024 के आगाज़ में मौशी मैदान में भी हम दिवालिया होने के करीब खड़े थे। IMF से कर्ज की किस्त लेना गोया हिमालय की चोटी सर करने के मुतरादिफ था। रुपए की कदर को मुस्तहकम रखना, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करना और महंगाई की शरह को कम करना समेत टैक्स कलेक्शन का हदफ हासिल करना नई हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। बल्कि ये चैलेंजेस उस वक्त बहरान की सूरत इख्तियार कर रहे थे जब मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उरूज पर थी। मगर हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली कहें या कुछ और, सियासी और सिक्योरिटी के बदतरीन हालात होने के बावजूद हमने मौशी मैदान में न सिर्फ कामयाबियाँ हासिल की, बल्कि 2024 के आगाज़ में जो सियासी ताकतें ये कह रही थी कि हम मौशी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं,
वो 2024 के इख्तिताम पर ये एतराफ़ करती नज़र आईं कि हुकूमत ने मईशत को संभाल लिया है। अवाम GDP शरह सूद ज़र मुबादला के ज़खायर की बजाय सबसे ज़्यादा महंगाई से मुतासर होते हैं, लिहाजा हुकूमत ने भी सबसे पहले महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो दी। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक मई 2023 में पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह 38% थी, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी, जबकि नवंबर 2024 में अफरात ज़र की शरह कम होकर महज 4.9% पर आ चुकी है। महंगाई कम करने के लिए हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज कर्ज का हुसूल भी था। पाकिस्तान ने न सिर्फ IMF से $7 बिलियन का कर्ज का मुआहिदा किया, बल्कि जुलाई ता नवंबर 3 अरब 57 करोड़ की मजमूई बैरूनी फंडिंग हुई। इसके अलावा कई ममालिक से 2.57 अरब डॉलर्स मिले। एशियाई तरक्याती बैंक ने 76 करोड़ 70 लाख डॉलर्स फराहम किए। आलमी बैंक ने 30 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का रियायती कर्जा दिया। चीन ने 9 करोड़ 80 लाख डॉलर्स और फ्रांस ने 8 करोड़ 90 लाख डॉलर्स फंड्स दिए। अमेरिका की जानिब से भी 3 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की फंडिंग की गई। चीन ने 20 करोड़ डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर भी किया। कर्ज के हुसूल से मईशत कदरे मुस्तहकम हुई तो अगला बड़ा चैलेंज मईशत पर बोझ बने इदारों की निजकारी का था। हुकूमत ने निजकारी कमीशन के जरिए खसारे में गए इदारों की निजकारी का अमल शुरू किया, क्योंकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन इदारों की वजह से 100 अरब डॉलर्स का मजमूई खसारा हो रहा था। माली साल 2024 से 2029 तक हुकूमत के मातहत 24 इदारों की फ़रोख्त का मंसूबा पेश किया गया, जिस पे कौमी एयरलाइन समेत PIA की मिल्कियत रोज़वेलेट होटल, एयरपोर्ट्स, मालियाती शोबे में इंश्योरेंस सेक्टर, HBFC और बैंक्स, यूटिलिटी स्टोर्स, सनत और तवानाई के शोबे की कंपनीज शामिल हैं। इन इकदामात के बाद हुकूमत के लिए रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर को कंट्रोल करना भी एक चैलेंज था। इंतज़ामी और पॉलिसी सतह के इकदामात की वजह से पाकिस्तान में रुपए की कदर में इस्तेहकाम देखा गया। एक डॉलर जो कि जनवरी में 280 रुपये का था, अब 278 रुपये का हो चुका है। इस अमल से पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने और मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली। मौशी मैदान में जहां पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किए, वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट थी। साल 2024 के आगाज़ पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर था, जो कि दिसंबर में बढ़कर 1,18,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। इस तरह तकरीबन एक साल से कुछ कम अरसे में 100 इंडेक्स में 50,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो कि किसी भी स्टॉक मार्केट में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। अमेरिकी मौशी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल रही। तरसीलात ज़र जो कि मईशत की बेहतरी में खासी अहमियत रखती है, वो भी रिकॉर्ड है। मरकज़ी बैंक के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता साल की निस्बत ज़्यादा रकम पाकिस्तान भेजी। मईशत की बेहतरी में मॉनिटरी पॉलिसी और शरह सूद बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ताहम शरह सूद में कमी के हुकूमती इक़दामात ने भी हुकूमत को मजबूत किया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2023 में बुनियादी शरह सूद 21.5% मुकर्रर की गई थी। जून 2024 तक बुनियादी शरह सूद बुलंद तरीन सतह पर बरकरार रही, जबकि अब दिसंबर 2024 में बुनियादी शरह सूद 13% हो चुकी है। किसी भी मुल्क में सबसे अहम किरदार सरमायाकारी का होता है। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए जून 2023 में SIFC का क़याम अमल में लाया गया। SIFC से कई काविशें की गई, कई कोशिशें की गई, जिनकी बदौलत 2024 में रिकॉर्ड सरमायाकारी भी पाकिस्तान में लाई गई। चीन और हांगकांग पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाले बड़े ममालिक में हैं, जबकि गुज़श्ता 2 सालों में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी में इंटरेस्ट लिया। सऊदी कंपनी अरामको ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता माली साल में 1.9 अरब डॉलर्स की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई थी। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 77 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही, जो कि गुज़श्ता साल के इसी अरसे से 48% ज़ायद है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2024 का साल मुल्की मौशी तौर पर बड़ा बेहतर रहा, बहुत अच्छा रहा। महंगाई में कमी आई, सरमायाकारी में इजाफा हुआ, रुपए की कदर भी मुस्तहकम रही। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी मुल्की मईशत के लिए अच्छा रहेगा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा और आवाम के लिए महंगाई मज़ीद
कम होने के साथ साथ रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। 2024 में मुल्क की मईशत के लिए कौन से इकदाम करना बाकी रह गए हैं जिन पर 2025 में लाजमी अमल दरामद होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। 2024 को हम खैरबाद कहने वाले हैं, 2025 का आगाज़ होने वाला है। मुआशी तौर पे पाकिस्तान के लिए ये साल कैसा रहा, इसे ज़रा बताइएगा। जी देखिए, जो बहुत बड़ा मसला था वो तो इकोनॉमिक जो था रेस्टोरेशन बहाली का था, यानी कि क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में गए तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि हमारे पास जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर कहते हैं, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई थी और हमारे पास जो अफरात ज़र भी आप देखें बहुत ऊपर था और हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स भी नहीं थे। तो ये तो वो स्टेज थी कि बड़ी मुश्किल से कम इकोनॉमी को दोबारा बहाल किया जाए। अब इस वक्त कुछ थोड़ी सी कंसोलिडेशन का प्रोसेस है। अगर ये मुकम्मल हो जाए कामयाबी से तो फिर पाकिस्तान कम से कम आगे की तरफ बढ़ सकता है। और चूंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं तो काफ़ी कड़ी शराइत जो है उनकी हमें अभी कबूल करनी पड़ती हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2024 में कोशिश करके आप इकोनॉमी को एक किसी हद तक बहाल किया है, मगर अभी तरक्की का जो रास्ता है वो बहुत दूर है और बहुत लंबा भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा कि 2024 में ज़ाहिर है कि ये भी बातें उठती दिवालिया हो जाएगा मुल्क, शायद खुदा ना ख्वास्ता, वो चीज़ें तो खैर नहीं हुई हैं और हुकूमत ने बहुत सारे चैलेंजेस को निपटने की भी कोशिश की है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज होता है टैक्स कलेक्शन, एक टारगेट होता है। अभी चूँकि माली साल तो चल रहा है, हम सिर्फ 2024 को खैरबाद कह रहे हैं, माली साल को खैरबाद नहीं कह रहे हैं। आप समझते हैं कि उसके इख्तिताम से पहले गवर्नमेंट अपने बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव कर लेगी और उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? टारगेट्स में तो हमें पता है कि पहले 5 महीने में बहुत कमी रही। 326 बिलियन का जो था वो शॉर्ट फॉल हुआ FBR का और उसकी वजह ये थी कि FBR ने जो 12.97 ट्रिलियन का टारगेट दिया गया या कबूल किया IMF से, वो बहुत गलत अंदाजों पे था। उसमें जो इन्फ्लेशन का नंबर था वो उस वक्त कम से कम 20% से ऊपर था। उसी के ऊपर 3-4% की एडिशन थी, मगर 40% की ग्रोथ जो FBR को कहा गया कि वो करें। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब मुल्क में इतनी ना हो तो फिर आप और मजीद टैक्स रेट भी हाई कर दें तो वो और भी कम हो जाती है। तो टैक्स पॉलिसी में मेरे ख्याल में बहुत मसाइल हैं। जब तक हम अपनी टैक्स पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड नहीं करते, यानी कि सरमायाकारी नहीं हो रही। असल जहाँ से मईशत चलती है वो सरमायाकारी है। अब जब बिजली महंगी हो और आपके टैक्स हाई हो तो फिर जो पहले सरमायाकारी हो रही होती है वो भी रुक जाती है। तो मेरे ख्याल में तो टैक्सेस के महाज के ऊपर कामयाबी नहीं हुई और इस महीने यानी कि आज दिसंबर के इख्तिताम पर भी FBR ने अगरचे बैंकों से आज काफ़ी टैक्सेस लिए हैं और एक नया लॉ भी पास करके, मगर जिस बात से टैक्स आना चाहिए वो है एक तो आपकी ब्रॉड बेस हो, टैक्सेस के रेट जो है वो कम्पेटिटिव हों, एनवायरनमेंट सरमायाकारी की हो। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो जदीद दुनिया के ग्रोथ के नंबर होते हैं जिसमें IT बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो हमारे यहाँ अभी दूर दूर तक नहीं है। अब कन्वेंशनल लेकिन IT की बरामदात में 30% इजाफा तो खैर हुआ है। आई थिंक वो एक वाहिद शोबा जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने थोड़ा सा एक्सेल किया है। लेकिन देखिए, जिस हमारा हम चूंकि दुनिया में 5वां बड़ा मुल्क है और हमारी आबादी जो है और यूथ की बल्ज भी हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा है, उस लिहाज से तो हमारी IT की सपोर्ट बहुत कम है। यानी कि हमारे जो और ममालिक हैं इस साइज के, वो तो अब दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी पावर बन चुके हैं। तो इस लिहाज से देखना चाहिए कि हम क्या अपने लोगों को ट्रेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें अपनी यूथ को कितनी मिलियंस नौकरियां हर साल देनी है और वो उसका बड़ा सबब तो यही होगा ना कि हम IT की तरफ उनकी ट्रेनिंग करें और वो उसी से अपना रोजगार बनाएं। तो ये बहुत बड़ी कमी है। हम अभी भी रवायती चीजों के ऊपर ज्यादा दारोमदार है हमारा, वो अब दुनिया में ऑब्सोलीट होती जा रही। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पाकिस्तान को टेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया के साथ आपने मुकाबला करना है या आपने अपने आप को कंपेयर करना है तो फिर ज़ाहिर है कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से फिर आपको भी इक़दाम करने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान का जो गुज़श्ता साल है, गुजरा है पाकिस्तान में 2024,
आईटी के शोबे में कैसा रहा, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा वाला मामला पाकिस्तान के मसाइल, बहरान और इश्यूज पर फिट आता है। पाकिस्तान पैदर पे मसाइल की वजह से मसाइलिस्तान बनकर रह गया है। मुआशी मसाइल, सियासी मसाइल, सिक्योरिटी मसाइल और रही सही कसर इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स की बंदिश ने पूरी कर दी। यहाँ तक कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से मुतालिक हुकूमत ने चूहों के इंटरनेट की केबल काट जाने से लेकर लोगों की ज़्यादा तादाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने और VPN इस्तेमाल करने जैसे भोंडे एक्सक्यूज़ेस भी पेश किए। साल 2024 को अगर आईटी इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स या इंटरनेट पर इन्हसार करने वाले अफराद के हवाले से देखा जाए तो बहुत मायूस कुन रहा। दुनिया में जहां 5G इंटरनेट, AI और चैट GPT का दौर चल रहा है, वहीं पाकिस्तान में न सिर्फ ट्विटर बंद रहा बल्कि व्हाट्सएप पर भी तस्वीर या वीडियो भेजने के लिए मुश्किलात देखने को मिली। 2024 के दौरान पाकिस्तान में इंटरनेट की वक्तन फवक्तन बंदिश ने एक बड़े मसले के तौर पर जन्म लिया, जिसने मईशत, तालीम और इंटरनेट से जुड़े रोजगार कमाने वाले अफराद के लिए मुश्किलात पैदा की। रवां बरस एक तरफ आईटी बरामदात में इजाफा देखने को मिला तो दूसरी जानिब इंटरनेट की बदतरीन बंदिश के बायस इन आईटी बरामदात को बढ़ाने वाले फ्रीलांसर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनीज को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। 2024 के आगाज से ही इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी देखने को मिली। पहली बार सुस्त रफ्तार इंटरनेट का मसला 8 जनवरी 2024 में पेश आया। इसके बाद आम इंतखाबात के दौरान न सिर्फ इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही बल्कि कुछ सोशल मीडिया ऐप्स बिलखुसूस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिसमें एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, बंद रहा। इसके बाद 24 अप्रैल को दोबारा पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की शिकायत सामने आई। 18 जून के बाद से भी इंटरनेट सुस्त रफ्तारी का शिकार हुआ और फिर 15 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान इंटरनेट की रफ्तार मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने की वजह से जब शोर बुलंद हुआ तो PTA की जानिब से कहा गया कि CV4 केबल में खराबी है, लेकिन दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए IT शिजा फातिमा ने यह कहा कि तनसीब की गई जो फायरवॉल है उसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो रही है। इसकी वजह जो है वो ये भी बताई गई, सामने आई कि मुख्तलिफ साइट्स को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। इसने इंटरनेट की रफ्तार को मुतासर किया है। अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहरों के सबब और SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से इस्लामाबाद में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। उसके बाद 24 नवंबर को होने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इंटरनेट की रफ्तार को इंतहाई सुस्त कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन डेटा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और सोशल मीडिया ऐप्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। यूँ एक साल में मुतादिद बार इंटरनेट की स्पीड सुस्त होने से फ्रीलांसर्स के लिए माली तौर पर यह साल मुश्किल साबित हुआ और एक अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश के बायस पाकिस्तान को यौमिया 1 अरब 30 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचता है। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में भी ये इंकशाफ किया गया कि आईटी इंडस्ट्री 30% के हिसाब से आगे बढ़ रही है, लेकिन 1 घंटा इंटरनेट सर्विस बंद होने से इसे $9,10,000 का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट सुस्त होने और कई सोशल मीडिया साइट्स बंद होने की गूंज न सिर्फ सेनेट की कायमा कमेटी में सुनाई गई बल्कि कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल और शाजिया मरी ने वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा पर तनकीद की कि मुल्क में इंटरनेट बंद है और यहाँ डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आया जा रहा है, जिस पर शिजा फातिमा ने जवाब दिया कि हमें इंटरनेट बंद करने का कोई शौक नहीं, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की सलामती ही सबसे मुकद्दम है, लेकिन अगर पूरा साल इंटरनेट सुस्त या बंद रहेगा, कई सोशल मीडिया साइट्स भी बंद की जाएंगी, तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में पाकिस्तान को माशी तौर पर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2024 में इंटरनेट को बंद करके मुल्क को जिस मौशी नुकसान का सामना करना पड़ा, 2025 में इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इकदाम करने होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि अगर आप समराइज करें 2024 को, तो क्या हमने प्रोडक्टिविटी की इसमें, और इंटरनेट की जो सुस्त रफ्तारी रही इससे नुकसान कितना पहुंचा?
देखिए जो तो डेटा है, डेटा के मुताबिक पीसेप का जो डेटा है उसके मुताबिक हमने 30% आईटी एक्सपोर्ट्स ग्रो किया इस साल, व्हिच मींस कि अगर पिछले साल हमारा 2.7 मिलियन था तो इस साल हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उससे 30% ज़्यादा रही हैं, अराउंड आई थिंक 3.2 मिलियन 3.2 बिलियन डॉलर इस साल रही हैं। तो ग्रो तो हमने किया है क्योंकि हर वक्त शुरू में इंटरनेट के इतने इश्यूज नहीं थे। साल के एंड में अलबत्ता इंटरनेट के हमने बहुत सारे इश्यूज देखे। हमने देखा कि हमारी जो इंटरनेट है उसको थ्रॉटल भी किया जा रहा है, वीपीएन पे भी बीच में इश्यूज आए। तो आई थिंक इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती थी। हमने ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और पाशा के मुताबिक दिन के अंदर कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था एवरी डे, जो पाशा का डेटा है उसके मुताबिक। तो 30% से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती थी, मगर ये ग्रोथ कम इसीलिए है क्योंकि इंटरनेट के बीच में इश्यूज आए हैं। ठीक, तो हम 2024 में क्या एक्सपेक्ट करें कंवल, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या पीटीए को क्या करना चाहिए कि जो हमारी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन हमारे लोग भी ग्रो करें, क्योंकि फ्रीलांसर्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में है। वी रैंक 4th इन द वर्ल्ड। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे वी आर 4th इन द वर्ल्ड, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक वी वर द 3rd मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर आईटी आउटसोर्सिंग। द रीज़न फॉर दैट इज़, एक तो हमारे फ्रीलांसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि हम अभी तक लो कॉस्ट हैं और हमारे फ्रीलांसर्स जो है वो अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं। तो वो क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। बहुत सारे और मुल्कों में अंग्रेज़ी का बहुत इशू है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान के लिए तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी किए जिसमें उन्होंने आईटी ट्रेनिंग पे बहुत ज़ोर दिया। नैफ्टेक के प्रोग्राम्स थे, पंजाब में स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो ये सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी जो फर्म है माई इम्पैक्ट मीटर, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया अर्न टेक सीखो और कमाओ के नाम से, जहाँ पे हमने फ्री की ट्रेनिंग, लैपटॉप, ग्रोसरी भी साथ दी। तो ये तो सारे अच्छे कदम हैं, मगर देखिए इन सब का जो बैकबोन है वो इंटरनेट है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि 2025 के अंदर हमें जो बैकबोन है जिस पे पूरा ये बिजनेस रिलाय करता है। और बाय द वे मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि सिर्फ आईटी का बिजनेस जो है वो इंटरनेट पे नहीं रिलाय करता। पाकिस्तान में अपने भी जो बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस हो गए, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बिजनेस, कोई भी बिजनेस, आप मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता दें जो कि बिल्कुल इंटरनेट पे रिलाय ना करता हो। व्हाट्सएप तो हर बंदा यूज, तालीम के शोबे में इंटरनेट बड़ा मौवन साबित होता है। ज़ाहिर है कि एग्जैक्टली देखिए हर बिजनेस में जो आपका व्हाट्सएप पे ही सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, 4G हर वक्त यूज़ हो रहा होता है, यूट्यूब पे लोग सीख रहे होते हैं चीज़ें। तो इसलिए आईटी एक्सपोर्ट तो ज़ाहिर डायरेक्ट उस पर रिलाई करता है, फ्रीलांसर्स डायरेक्ट इंटरनेट पे रिलाई करते हैं, मगर प्रोडक्टिविटी के लिए हर बिजनेस को इंटरनेट चाहिए होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप किसी भी चीज़ के लिए आपने अगर कुछ भी पॉलिटिकल रीजंस हो, कोई भी रीज़न हो, इकोनॉमी हमेशा प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट को किसी भी सूरत में इंटरनेट की जो प्रायोरिटी है वो नेशनल सिक्योरिटी लेवल की होनी चाहिए। और इंटरनेट को किसी भी सूरत हाल में, किसी भी अंडर वॉट एवर सर्कमस्टांसेस, इंटरनेट कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी तो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब इंटरनेट बंद करती है तो वो ये बताती है मीडिया पर आकर के सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से या कोई ऐसा एहतजाज या धरना हो रहा है। बहुत जगह सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। सॉरी मैंने आपकी बात काटी। देखिए दुनिया में बहुत जगह सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। अपना इंटरनेट तो नहीं उठा के बंद कर देते ना। हमें वी हैव टू फिगर आउट अदर वेज। सिक्योरिटी को कैसे डील करना है, सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे डील करने हैं। यू हैव टू बी मोर, आपको अब ये लेजीनेस से निकले। अच्छा मुझे टॉप 3 चीजें बताइएगा जो कि गवर्नमेंट को 2025 में करनी चाहिए जिससे इंटरनेट की स्पीड तो बेहतर हो लेकिन हम मुआशी तौर पर आगे भी निकल सकें, इंटरनेट की दुनिया में ही नहीं सिर्फ मुआशी तौर पर भी। देखिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों की स्किल पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे 69% जो बच्चे हैं वो 30 से कम उम्र के हैं, ठीक है, और सिर्फ 12% इसमें से यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इसलिए जो बाकी बच्चे, और आईटी स्किल्स का तो इतना ये एक अच्छी चीज़ है कि आईटी की अगर आप 6-7 महीने की भी ट्रेनिंग कर लें, 4 महीने की भी ट्रेनिंग कर लें, और अगर आपने सिर्फ मैट्रिक या FSC किया हुआ हो या BA किया हुआ हो, तो आप कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो सकते हैं ये स्किल सीख के। तो एक तो ये कि
स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्किल्स पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि पाकिस्तान का ब्रांड बेहतर करने की ज़रूरत है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये आईटी एक ऐसी चीज़ है कि आप पाकिस्तान में बैठ के दुनिया में कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, दुनिया से कहीं से भी आप रेमिटेंसेज आ सकती हैं। आईटी एक्सपोर्ट बहुत आसान है, उसका कम कैपेक्स है, कम बैरियर टू एंट्री उसका बहुत लो है। तो इस वजह से जो है वो उसके लिए क्या ज़रूरत है कि पाकिस्तान का ब्रांड स्ट्रॉन्ग हो। और इस वक्त इंटरनेट के जो मसाइल हुए उसकी वजह से पाकिस्तान का ब्रांड बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। देखें अभी कल परसों ही हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान इज ओनली द सेकेंड, जो सबसे लो कंट्रीज में से म्यांमार के बाद पाकिस्तान आता है जिसकी इंटरनेट सबसे स्लो है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ जो है वो हमारा ब्रांड बहुत हर्ट करती है पूरी दुनिया में। तो हमें अपने ब्रांड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तीसरी हमें पॉलिसी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है कि देखिए जब भी कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टर आएगा, कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करेगा, कुछ भी पाकिस्तान में कोई लोग अपना बिजनेस पाकिस्तान में देंगे तो उनको ये पता होना चाहिए कि जी पाकिस्तान की जो आईटी पॉलिसीज हैं या दूसरी पॉलिसीज हैं वो बदलती नहीं हैं। अगर हम पॉलिसी बदलना शुरू करते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं तो फिर लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है और प्रिडिक्टेबिलिटी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे बिजनेस नहीं आता। प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंट रखें, बता दें जो भी पॉलिसी है उसको कंसिस्टेंट रखें, उसको जो है वो गार्ड करें, वेल गार्ड करें। 5 साल तक ये पॉलिसी बदलेगी नहीं, ये इस तरह की गारंटीज हमें मिलनी चाहिए। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज रेमिटेंसेस को बेहतर करने की जरूरत है। देखें पाकिस्तान में डॉलर आ सकता है, डॉलर वापस नहीं जा सकता, तो क्यों कोई डॉलर इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में जब उसे पता है कि जी जो पाकिस्तान में भेजेगा उसे दोबारा नहीं निकाल सकता। कंवल, अगर मैं आपसे सम अप करने को कहूँ तो 2024 को आप आईटी एक्सपर्ट होने के लिहाज से, चाहे वो ई कॉमर्स का शोबा हो, फ्रीलांसर्स का शोबा हो या आईटी एक्सपोर्ट्स की बात हो, आप उसे कैसे सम अप करेंगी? ये बेहतरीन साल रहा, बदतरीन साल रहा, क्या इसे कैसे देखें 2024 को? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट साल रहा मेरे ख्याल में, क्योंकि जहाँ पे हमने इस साल के शुरू में अपना नाम इतना बना रहे थे, इतना आगे जा रहे थे, इस तरह की रिपोर्टों में आ रहे थे कि हम दुनिया के 3rd मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, वहीं पे साल के बाद में साल के जो लेटर पार्ट ऑफ द साल था उसके अंदर हम सेकंड लास्ट पे आ रहे थे इन टर्म्स ऑफ आवर इंटरनेट स्पीड, और हमारा ब्रांड बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा था, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था यहाँ पे क्योंकि हमारा इंटरनेट बंद हो रहा था। तो इस वजह से जो है मेरा ख्याल है कि ये 2025 में इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ मैं कहती चलूँ कि 2025 में जो कुछ टेक्नोलॉजीज जिनमें हमें एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। एक AI है, 5G है, ब्लॉकचेन है, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये वो एरियाज हैं जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल। आपने बड़ा अच्छा समराइज़ किया है इस चीज़ को कि AI जिसमें हम बहुत पीछे हैं, चैट GPT लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को भी इस्तेमाल करना नहीं आता है। बाहर की दुनिया में से बहुत मसाइल हल हो गए हैं। मैंने विटनेस किया है चीज़ें कि बाहर के मुल्कों में रोबोट्स डिलीवरी दे रहे होते हैं, होम डिलीवरी जिसे हम कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि हम आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगेन कंवल, 2025 से कोई ऐसी उम्मीद है आपको लगता है कि गवर्नमेंट करेगी अदर देन फायरवॉल लगाने के या एक्स बंद करने के? मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। देखें जी, मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मेरा ऑप्टिमिज्म जो है वो मुझे लोग कहते हैं कि रियलिज्म से हट के मैं ऑप्टिमिज्म की तरफ ज़्यादा करती हूँ। तो मुझे तो गवर्नमेंट से बहुत उम्मीद है। चले, मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए वैसे तो, क्योंकि उम्मीदें बाहर, वो क्या कहते हैं, उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। उम्मीदें होंगी तो फिर हम ज़ाहिर है कि अगला स्टेप ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया कंवल चीमा साहब ने अपना कीमती वक्त जो है वो दिया और अपनी राय जो है वो शेयर की। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 2024 मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से कैसा रहा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठा हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों का नजराना पेश करने, बॉर्डर्स पर बाड़ लगाने और अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद हम अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दों से आज तक निमट रहे हैं। हमारे अस्करी इदारे दहशतगर्दों की सरकोबी में दिन रात मसरूफ़ हैं। अवाम भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने कुर्बान करते हैं और पूरी कौम एक अज़्म के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हुई है।
साल 2024 में अगर दहशतगर्दी के वाक़यात पर नज़र दौड़ाई जाए तो सिक्योरिटी खतरात में इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ज़्यादा वाक़यात पेश आए। रवां साल पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मोहलिक तरीन साल साबित हुआ। इस दौरान 444 दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज़ कम 685 एहलकार शहीद हुए। रवां साल रिकॉर्ड की गई अमवात 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं और 2023 के मुकाबले में 66% इसमें इजाफा हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात में सबसे ज़्यादा हलाकतें खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जो कि तकरीबन 1000 हैं, जबकि बलूचिस्तान 782 अमवात के साथ दूसरे नंबर पर है। 2024 में मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात के 1000 से ज़ायद वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में 2546 अमवात हुई और 2267 अफराद ज़ख्मी भी हुए, जिनमें आम शहरी, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और दहशतगर्द शामिल थे। रवां बरस इंतहा पसंदी के 79% वाक़यात और 94% अमवात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुई। शरह के हिसाब से खैबर पख्तूनख्वा में 63%, जबकि बलूचिस्तान में 31% अमवात हुई और यूं ये दोनों सूबे आफत का शिकार रहे। सूबा सिंध में इस अरसे के दौरान 24 दहशतगर्दी के वाक़यात में 17 अफराद की अमवात हुई और 38 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। सूबा पंजाब में दहशतगर्दी के 10 वाक़यात में 16 अफराद हलाक और 63 अफराद ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी के हवाले से अगर गुज़श्ता चंद बरस की बात करें तो 2021 में 38%, 2022 में 15%, 2023 में 56% और 2024 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 66% इजाफा हुआ। अगर दहशतगर्दी में इजाफे की वजूहात पर गौर किया जाए तो सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनक़ला के बाद क़लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स का मुतहर्रिक होना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात की ज़िम्मेदारी क़लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है और उनकी महफूज पनागाहें सरहद पार मौजूद हैं, जहां गुज़श्ता दिनों पाक फ़ौज ने कार्रवाई भी की है, जबकि BLA की तरफ से भी पाकिस्तानी और चाइनीज़ शहरियों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पाकिस्तान में अमन अमान की खराबी की 6 वजूहात भी बयान करते हैं। उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों को पनपने का मौका दिया, जिससे उनकी मौजूदगी, वसाइल और अफ़गान सरहद से बाहर कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा हुआ। दूसरी वजह क़लदम तहरीक तालिबान की अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के दरमियान नकलो हरकत में आसानी है। तीसरी वजह तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दरअंदाजी है, जो अफराद के छोटे ग्रुप्स को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान भेजती है। चौथी वजह वो अफ़गान शहरी हैं जो पहले अफ़गानिस्तान में मुसल्लह सरगर्मियों में मुलव्विस थे और अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ मिलकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। और पाँचवीं वजह अफ़गानिस्तान से इनक़ला के दौरान अमेरिका की जानिब से छोड़ा गया वो जदीद असलहा है जो दहशतगर्द ग्रुप्स के हाथ लग गया है। छठी वजह दहशतगर्द ग्रुप्स का CPAC मंसूबों के लिए ख़तरा बनना है, जिसका सबूत इन मंसूबों से मुंसलिक अफराद पर बढ़ते हुए हमले हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुल्क में मौजूद लाखों अफगानियों को वापस भेजने का प्रोसेस भी चलाया गया। सरहद पर बाड़ भी लगाई गई और अफगान हुकाम को क़लदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त भी की गई और ज़रूरत पड़ने पर ईरानी सरहद में मौजूद क़लदम BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की गई और अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में मौजूद क़लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को भी निशाना बनाया गया। 2024 में पाक फ़ौज और दीगर रियासती इदारों के साथ अवाम ने भी दहशतगर्दी की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया। ताहम 2025 में ऐसे क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है कि जिससे दहशतगर्दी से हमारा मुकम्मल तौर पर छुटकारा हो जाए। इस पर बात करेंगे। वकार हसन साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ये सब आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान 2024 में हमने देखा है कि टेररिज्म के हवाले से खासा भारी नुकसान उठाता रहा है। 2025 को आप कैसे एज्यूम कर रहे हैं और क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि हमने जो लॉस किया है 2024 में वो 2025 में ना हो दहशतगर्दी की वजह से? जी, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये है कि 3 फ्रंट पे आपको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और टेररिज्म रिलेटेड चैलेंजेस रहे हैं और ये जो 2024 था काफ़ी हैवी था उस लिहाज से।
लेकिन आपने देखा कि जो स्पेशली मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल है, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या इवन गोइंग अक्रॉस अफगानिस्तान में, मार्च में हमने स्ट्राइक की और अभी इसी तरीके से जब हमें महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा हाई हैंडेडनेस है और बाज नहीं आ रहे टेररिस्ट, तो फिर उस पर स्ट्राइक किया गया। तो एक तो पाकिस्तान ने रिजॉल्व डिस्प्ले किया और रिजॉल्व पूरे रीजन को पता है, भारत को भी पता है कि 2019 में उनके साथ क्या हुआ था स्विफ्ट रिटॉर्ट पे। लेकिन मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट हर दफा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको आपने फिर कंपनसेट करना है या सब्सटेंशिएट करना है डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टूल से, और उसमें भी आई थिंक बड़ी कामयाबी रही है। बिकॉज अगर आप देखें अफगानिस्तान से रिलेटेड 2 बड़े फोरम्स पे रीजन पूरा आपके साथ था। इसमें मॉस्को फॉर्मेट है जिसमें सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान, इसके अलावा जो है ईरान और चाइना है, और वहां पे बड़ा क्लियरली अफगानिस्तान को वार्निंग भी दी गई और कहा गया जी कि आप इसको दुरुस्त करें। अभी मेरे ख्याल में तालिबान अगर सही तरीके से सोचें और कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी की तरफ जाएं, और बड़ा अच्छा मौका है बिकॉज उन्होंने टेररिज्म करके देख लिया पाकिस्तान में, तो इस पे 0 टॉलरेंस है। आप इसकी तो इसका क्या मतलब वजूहत समझते हैं? क्योंकि 2023 में हमने देखा कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात थे वो 56% थे, 2024 में ये 66% थे, तो ये काफ़ी डिफरेंस तो आ जाता है। फिर हमने ये भी देखा कि हमने अफ़गान जो सिटीज़न हैं उनको वापस अपने मुल्क भी भेजा और बहुत बड़ी तादाद में उनको ये जो प्लान है ये एग्जीक्यूट किया गया। आप समझते हैं कि इसका रिएक्शन 2025 तक भी जा सकता है? क्योंकि 2025 में हम ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान के बगैर तो दाखिल नहीं हो रहे, उनके साथ ही दाखिल हो रहे हैं, तो क्या नेगोशिएट किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है? जी, हमेशा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो साथ, अभी भी जब स्ट्राइक्स हुई हैं तो एम्बेसडर सादिक वहीं पे थे और उन्होंने अपना दौरा भी पूरा किया, जो स्पेशल नुमाइया पाकिस्तान के, तो चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर कोई इनको डाउट था आई थिंक ये कंसेशन ड्रॉ करेंगे टेररिज्म के जरिए, आई थिंक असल प्रॉब्लम यही है कि जो अफगान तालिबान है उनकी पॉलिसी है वो बाकी मुल्कों के साथ भी बड़ी परेशानी है। लाइक ईरान अभी एक पूरी दीवार बना रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर की, रशियन परेशान है, सेंट्रल एशियन, बल्कि अभी जो है एक और टेररिस्ट जो है हाई लेवल का टेस्ट वो तैयार हो रहा है, उसकी खबर है बेसिकली नॉर्थ अफगानिस्तान में, और उसका नाम है मुरादोव कलिमोव, और बेसिकली ये ताजिकिस्तान से और खुदा न खास्ता सेंट्रल एशिया को डिस्टर्बाइज करने की बातचीत हो रही है। थोड़ा बहुत आई थिंक वेस्ट की पॉलिसी भी है, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स है सिगार की भी है, फिर सारा एडम की के अमेरिका से भी डायरेक्ट पैसा आ रहा है तालिबान को, 17 अरब डॉलर से ज्यादा वो 2021 ऑनवर्ड दे चुके हैं, और वो जो है किसी न किसी मद में टेररिज्म में भी जा रहा है, तो उनको भी रिव्यू करनी चाहिए पॉलिसी। बाकी जो है आई थिंक थोड़ा हौसला रखना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल में ये आखिरी लड़ाई है और मिड 2025 तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज तालिबान ने गवर्न भी करना है, उसमें 4 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान भी उनका इस लिहाज से ख्याल रखता है, रिपेट्रिएशन है, उसके अलावा अगर वो पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहते हैं तो विन विन सिचुएशन है। अभी जो अंदर हालात हैं बड़ी सख्त यूरिश है अगेंस्ट तालिबान, स्पेशली जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट है वो बड़ा खुल के हमले कर रहा है, तो उनको दोस्तों की जरूरत है, ये समझना चाहिए, बिकॉज इस टेररिज्म से ना हमारा फायदा है ना अफगानिस्तान को कोई फायदा है, तो इस पे अगर वो रिव्यू करें तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर हो सकती हैं। बाकी है कि डिप्लोमेटिकली आपने ऑफेंसिव पे रहना है, चाहे वो भारत हो चाहे वो अफगानिस्तान हो, इस तरीके से बांग्लादेश से अपने ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है, तो भारत भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, तो उसका जवाब ईस्ट से दिया जा सकता है। चलिए, डिप्लोमेसी से तो बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी जंगें टल जाती हैं, ये तो फिर हम जा रहे हैं कि टेररिज्म उस तरह टैकल नहीं कर रहे जिस तरह हम 2008 के बाद टैकल कर रहे थे, जब लाहौर और कराची भी महफूज नहीं था उस तरीके से जिस तरीके से आज हम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की बात करते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि CPEC की हिफाजत के लिए या CPEC को लेके चलने के लिए पाकिस्तान पे दोनों तरफ से बहुत प्रेशर है, एक तरफ रोकने के लिए और दूसरी तरफ जो प्रेशर है वो दोस्त की तरफ से कि इसे हम परस्यू करें, आगे लेके चलें। इसमें दहशतगर्दों ने बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने की कोशिश की है, चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया, पाकिस्तानी लोगों को निशाना बनाया गया, हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों को निशाना बनाया गया। इसको निपटने के लिए और इसकी कामयाबी के लिए 2025 में क्या इकदाम होने चाहिए? ये एक तो बायलैटरल है जिसमें चाइना पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और बाकी है कि CPEC, आपको याद होगा कि CPEC आज तो लॉन्च नहीं हुआ, इसको ऑलमोस्ट अभी 2 दहाइयां होने वाली हैं अगर उसके ग्वादर पोर्ट को भी आप शामिल करें, और उस वक्त पीक थी टेररिज्म की, और वेस्ट में जो नेटो आई थी या अमेरिकन है उसमें एक पर्पस शायद ये भी था कि इलाके को डिस्टेबलाइज रखा जाए, अभी वो प्रॉक्सीज के जरिए कर रहे हैं, पैसे के जरिए, तो एक तो रिजॉल्व होना चाहिए जिसमें चाइना पाकिस्तान दोनों तरफ से रिजॉल्व है, और हमारा कोई ये नहीं है कि शायद सिर्फ एक ही मुल्क के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने हैं, इसमें रीजन है
इसके अंदर सेंट्रल एशिया है, इसमें ईरान है, मिडिल ईस्ट है और फिर वेस्ट भी है जहां हमारी एक्सपोर्ट जाती है। तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी है। ये जरूर है कि चाइना के लेट से जो इकोनॉमिक क्लाउड है और जो उनका पॉलिटिकल राइज है उसको रोकने के लिए हर तरफ से एफर्ट हो रही है। इंडो पैसिफिक में भारत को तैयार किया जा रहा है और यहाँ पे भी कोशिश जा रही है कि डायरेक्टली इसको डेंट किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग भी, एक विल है दोनों तरफ से। शुक्रिया वकार हसन साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इस दुआ के साथ इजाज़त लेंगे कि आज 31 दिसंबर है, हम खैर बात करने वाले हैं 2024 को और कल होगी 1 जनवरी 2025। उम्मीद करते हैं कि कल तुलू होने वाला सूरज पाकिस्तान में अमन लेकर आए, पाकिस्तान में इस्तेहकाम लेकर आए, चाहे वो मुआशी मैदान हो, सियासी मैदान हो और दहशतगर्दी में अब तक हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। उम्मीद करते हैं कि 2025 पाकिस्तान के लिए इस हिसाब से भी बहुत बेहतरीन साल साबित हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।